नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को शुरुआत करा था। टॉपिक का नाम था दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, यानी कि वो 3 जगह जिसको मुगल्स राजाओं ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया है, जिसमें से पहला हमारा था हैदराबाद। हैदराबाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हैदराबाद डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे अवध के बारे में। अच्छा, ये जो हैदराबाद है ये तो आज भी आपको दिखता है हैदराबाद, लेकिन ये अवध आज आपको अवध के नाम से नहीं दिखता है। ये जो आप अवध देख रहे हो ना, ये पहले जाना जा मतलब कि ये जो अवध है ये अवध पहले हुआ करता था। आज अवध हमारे पास नाम जैसा कुछ अवध जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अवध का एरिया कौन सा एरिया है वो अब समझ लो। अवध का एरिया बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जगह, जैसे लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। तो लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, है ना, फैजाबाद हो गया। ये 3 जगह जो है पहले क्या कहलाते थे? अवध कहलाते थे। और उसी अवध को ब्रेक करके 3 अलग अलग शहर बना दिया, लखनऊ, अयोध्या और फैजाबाद, ये सारे जगह। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये अवध आज कहाँ पड़ता है, तब क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन से शहर हैं जो कि अवध में पहले आते थे? तो लखनऊ तो आज आप जानते ही हो, लखनऊ, फिर से आप अयोध्या, फिर से फैजाबाद, ये सब आते हमारे किसके अंदर में? अवध के अंदर में आते थे, ठीक ना। तो वहीं उसी जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है बरहान उल मुल्क सआदत खान। ये पूरा एक आदमी का नाम है, ध्यान रखिएगा। बरहान उल मुल्क सआदत खान was appointed सूबेदार ऑफ अवध इन 1722, यानी कि 1722 में बरहान उल मुल्क सआदत खान को अवध का सूबेदार बना देता है। सूबेदार का मतलब हो गया बेसिकली एक बहुत बड़ा उनको पोस्ट दे दिया जाता है कि भैया तुम अब अवध को संभालोगे, उसका देखरेख तुम करोगे, ठीक है। अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन, और ये जो अवध है ये बेसिकली बहुत प्रॉस्पेरस रीजन था उस समय पे। प्रॉस्पेरस का मतलब हो गया इस शहर में हर चीज़ होता था, सोना चांदी हीरा मोती, हाथी घोड़ा बैल बकरी, मतलब जो चीज़ होना चाहिए एक शहर में वो हर चीज़ इस शहर में देखने को उस समय पर मिलता था। आगे, अवध हैज रीच अलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। यदि आप देखोगे अच्छे से तो ये जो गंगा नदी है वो हमारा किधर से आती है? उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर उत्तराखंड के बाद फिर हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार, बिहार के बाद फिर बंगाल, इस तरीके से गंगा नदी बहती है। तो ये जो हमारा अवध है ये जगह किसके बगल में पड़ता था? गंगा नदी के बगल में पड़ता था। तो अब जरा इमेजिन करो, अवध किस नदी के बगल में है? गंगा नदी के बगल में। तो अवध में खेती वगैरह अच्छा होता होगा या ख़राब होता होगा? बड़ा अच्छा होता होगा। तो अवध का जो मिट्टी था, अवध के आसपास का जो गंगा वाला इलाका था, वहाँ पे बड़ा अच्छा अनाज उगाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी बड़ा उपजाऊ है। क्यों है उपजाऊ? क्योंकि बगल में गंगा नदी है। आज भी आप देखोगे कि जिस जिस शहर से या फिर जिस जिस जिला से गंगा नदी गुजरती है वहाँ पे देखना खेती बड़ा अच्छा होता है, ठीक ना। उसी तरीके से ये जो अवध है ये गंगा नदी के बगल में जगह पड़ता है, तो ये इस अवध में ज़मीन बड़ा अच्छा था, उपजाऊ वाला ज़मीन था, बड़ा अच्छा यहाँ पे खेती होता था। और इसी गंगा नदी के रास्ते से ट्रेड भी होता था। कहाँ से कहाँ? नॉर्थ इंडिया से बंगाल के तरफ। नॉर्थ इंडिया का मतलब हो गया वही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उधर से लोग जहाज़ों में अपने सामानों को लोड करते थे और गंगा नदी के साथ बहते 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 यूपी, फिर बिहार और फिर बंगाल की ओर अपने सामानों को लेकर जाते थे। इस तरीके से पहले चलता था। आगे, बरहान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदार। बेसिकली बुरहान उल मुल्क को और भी अलग अलग प्रकार के जिम्मेदारी दिए गए थे, सूबेदारी का, दीवानी का और फौजदार का भी इनको दिया गया। अब इसमें जो 3 वर्ड है हमारा, सूबेदारी, दीवानी और फौजदार, ये तीनों वर्ड हम लोगों ने अपने चैप्टर में बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। इसके डिटेल में जाओगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, he was responsible for managing the political, financial and military affairs
ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अवध का इस व्यक्ति को क्या बना दिया गया था, पहले तो सूबेदार बनाया गया था, उसके बाद क्या बना दिया गया, दीवानी अधिकार भी इनको दे दिया गया। दीवानी का मतलब होता है बेसिकली पैसा वगैरह तुम टैक्स इकट्ठा करोगे, और फौजदार का मतलब बेसिकली तुम आर्मी वगैरह भी थोड़ा बहुत देखोगे, ये चीज़ें हैं। तो इनको कई सारी जिम्मेदारी जो है वो दे दिए गए थे। तो ये आदमी बताओ छोटा मोटा आदमी है कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि अकेला ये आदमी 2-3 कामों को संभाल रहा है। तो पूरा का पूरा अवध को संभालने का जिम्मेदारी इसी आदमी के ऊपर हमेशा रहता था, ठीक ना। पॉलिटिकल मतलब कि अवध में शांति का माहौल बना रहे, फाइनेंशियल यानी कि पैसे का कमी ना हो अवध में कभी, है ना, आर्मी सही तरीके से काम करे, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं को दे दिया गया था कि तुम ही संभालोगे ये सब चीज़। आगे, बरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आप इसको समझो पहले। जब इनको इतने सारे पोस्ट दिए गए तो इनके पहले से भी कई सारे लोग थे जो कि मुगल्स के लिए काम करते थे, ठीक ना। तो इन्होंने सोचा कि कई सारे ऑफिसर ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन मुगल उनको क्या करता जा रहा है, पैसा देता जा रहा है। तो इन्होंने एडवाइस किया कि कई सारे ऐसे ऑफिसर हैं जिनको पोस्ट पर रखा तो गया है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उनको हटा दिया भी जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया बड़े अपने राजा को कि भाई इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है और ये बिना मतलब का बैठ के आपका पैसा सैलरी ले रहा है, तो आपका ही नुकसान होगा। तो इन्होंने कई सारे ऑफिसर को हटाने के बारे में बात किया था। ही ऑल्सो रिड्यूस्ड द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। अब इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे पहले से लोग काम कर रहे थे उन सभी को हटा के अपने जैसे लोगों को, यानी कि अपने जैसे ईमानदार लोगों को वहाँ पे इन्होंने जॉब पे रख दिया। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इनको हर व्यक्ति पे भरोसा नहीं था, क्योंकि देखो भाई ये राज सिंहासन का बात हो रहा है। यदि किसी भी गलत आदमी को आप कोई बड़ा पोस्ट दे दोगे तो हो सकता है कि वो आगे चल के आपका ही दुश्मन बन जाए। तो ये सारे लोगों को हटाना चाहते थे जो पुराने लोग थे, और ये अपने जैसे अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को उस खाली जगह पे उनको भरना चाहते थे, जॉब देना चाहते थे। ये दिया भी था, ठीक ना। इससे इनका आइडिया बस ये हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से सिस्टम को क्या करना चाह रहा था, अवध के चेंज करने चाह रहे थे कि भैया अवध जैसे पहले चलता था अब वैसे नहीं चलेगा, बल्कि अब और अच्छी तरीके से चलेगा, हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, ये इनका कहने का मतलब था। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। अब देखो हुआ क्या, इस व्यक्ति ने कई सारे राजपूत जमींदार को अपने कब्जे में कर लिया था, यानी कि कई सारे ऐसे राजपूत जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़मीन हुआ करता था। इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, उन सारे राजपूत के ज़मीनों को अपने अंडर में कर लिया और सारे राजपूत जो ज़मींदार थे उन सभी को ज़मीन से बेदखल कर दिया, ठीक ना। क्यों किया, ताकि उन सारे का सारे ज़मीन जो बड़ा उपजाऊ ज़मीन है वो किसका हो सके, इनका हो सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया, राजपूत ज़मींदार लोगों को उसके ज़मीन से मार पीट के भगा दिया और सारा ज़मीन किसका हो गया, इनका हो गया, ठीक ना। आगे, और यहाँ तक के जो अफ़गान आए थे, अफ़गानिस्तान के लोग भी आए थे ना इंडिया में, हमने आपको बताया था। अफ़गानिस्तान के लोगों ने अटैक किया था, ईरान के लोगों ने अटैक किया था, तुर्की के लोगों ने अटैक किया था हमारे इंडिया के ऊपर। तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी जो ज़मीन हमारे इंडिया में कब्जे कर रखे थे उसको भी इन्होंने उनके कब्जे से छुड़ा लिया। जैसे बात करें तो रोहिलखंड में जितने भी ज़मीन अफ़गानिस्तान के लोगों ने कब्जा किया था उन सभी ज़मीनों को इन्होंने अपने कब्जे में दोबारा वापस कर लिया। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। अब देखो एक बात और, यहाँ पे एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। रेवेन्यू फार्मर्स एग्री टू पे द स्टेट अ मिक्स्ड सम ऑफ मनी। अब देखो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है हमारा, व्यक्ति का नाम क्या है, बरहान उल मुल्क सादत खान, ये इनका नाम है। ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं, अपने राजा के अंडर में काम कर रहे हैं। इनको क्या सौंपा गया है, किस जगह का जिम्मेदारी, अवध का सौंपा गया है। तो भाई अब जरा एक बात आप जरा सोच के बताओ,
राजा भी इतना ज़्यादा काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको पैसा आ कहाँ से रहा है, जरा ये बताओ? लोगों से ही आ रहा है, लोगों से वो टैक्स ले रहा है, तो टैक्स का पैसा से इनका पूरा राज सिंहासन चल रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल बैंकर यानी कि छोटे छोटे वो आदमी जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था वो, और महाजन, ये सारे लोग बेसिकली राजा को लोन या फिर राजा को टैक्स वगैरह ज़्यादा देते थे और राजा उससे अपना काम करते थे। और ये राजा ही नहीं, इसके बाद इसके अलावा जो पूरे अवध में छोटे छोटे लोग थे उनको भी यदि पैसे का जरूरत पड़ता था तो वो यही बड़े बड़े लोगों के पास जाके पैसा मांगते थे कि भैया हमको पैसे का ज़रूरत है, आप हमको पैसा दो, जब आएगा तो दोबारा वापस हमको चुकता कर देंगे, ठीक ना। तो अवध में कुछ ऐसे धनी लोग भी थे जो कि पैसा बहुत ज़्यादा उनके पास था और वो लोगों का मदद भी करते थे। कभी कभार तो राजा को भी उनका ज़रूरत पड़ जाता था। आगे, रेवेन्यू फार्मर्स एग्री टू पे द स्टेट अ मिक्स्ड सम ऑफ मनी। और जब पैसे का कमी और ज़्यादा होता था तो किसानों से भी राजा टैक्स वगैरह लेते थे, तो किसानों को देना पड़ता था, भाई देना ही पड़ेगा। द रेवेन्यू फार्मर्स वेर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम क्या था कि जो किसान टाइम पे और बिल्कुल जितना बोला गया है उतना टैक्स देता था ना, तो राजा साहब उनको कुछ छूट भी देते थे कभी कभार कि भाई तुम अच्छे आदमी हो, तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम टाइम पे टैक्स दे देते हो, तो चलो कभी तुमको कुछ हम छूट टैक्स में दे दी। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपको टैक्स देना है, चलो तुम इस बार 100 रुपये मत देना, तुम इस बार 80 रुपये दो, 80 रुपीज़, काम चल जाएगा। तो ऐसा भी वहाँ पे होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मिला जुला के अवध को ये अच्छी तरीके से चलाते थे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। अगला, these developments allowed new social groups like money lenders and bankers to influence the management of the state's revenue system। तो बताओ ये जो ये कर रहे थे, ये अच्छा चीज़ था या खराब चीज़ था? अच्छा ही था एक तरीके से, है ना। अब इससे क्या हुआ, अवध में नए नए प्रकार के लोग ऊपर उठने लगे, बड़े अमीर बनने लगे। जैसे मनी लेंडर, मनी लेंडर का मतलब हो गया वैसे लोग जिनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होता था, वो लोगों को पैसा उधार दे देते थे और उधार के बदले में उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट के पैसे से क्या होते चले गए, और अमीर होते चले गए। तो मनी लेंडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। बैंकर्स का मतलब वैसे लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से आप वो कह सकते हो। तो ये सारे लोग धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल अवध में होते चले गए और पूरा अवध का जो रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि पूरे अवध का जो पैसे का लेखा जोखा था, ज़्यादातर यही लोग करते थे, क्योंकि इन्हीं के पास राजा के बाद सबसे ज़्यादा पैसा होता था। राजा के पास तो खैर बहुत पैसा है, उसके बाद यदि किसी के पास पैसा था सबसे ज़्यादा तो इन्हीं लोगों के पास, जो कि लोगों को भी पैसा उधारी में देते थे, ठीक ना। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि अवध को इन्होंने अच्छी तरीके से चलाया है, वहाँ पे सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। तो ये हो गया हमारा अवध के बारे में। अगला हमारा है बंगाल। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बंगाल के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है, बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक away from Mughal control under Murshid Qali Khan, who was appointed as the NAB। NAB का मतलब होता है डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। इसका मतलब क्या, आप इसको समझो पहले। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद क्वाली खान। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझो। बंगाल में धीरे धीरे मुगल का जो शासन था वो क्या होता चला गया, कमज़ोर होता चला गया, और पावर में कौन आता चला गया, मुर्शिद क्वाली खान आते चले गए। ध्यान रखना ये भी मुस्लिम है, लेकिन इनका मुगल परिवार से कुछ खास उतना मतलब है नहीं। तो मुगल पावर जैसे जैसे बंगाल में धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, वैसे वैसे मुर्शिद क्वाली खान धीरे धीरे पावर में आते चले गए। इनको मौका दिख गया कि भाई इतना बड़ा बंगाल पे यदि मुगल का शासन कमज़ोर हो रहा है तो किसी को तो संभालना पड़ेगा ना, और यदि हम बंगाल पे कब्जा कर लिए तब तो हमारा भाग ही खुल जाएगा। तो मुर्शिद क्वाली खान ने सोचा कि बंगाल को हम रूल करेंगे। इन्होंने बंगाल को रूल करना स्टार्ट कर दिया और ये बन गए डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। बेसिकली आप कह सकते हो कि बड़ा पोस्ट इन्होंने बंगाल का संभाल लिया कि बंगाल का देख रेख का पूरा हम करेंगे, यानी कि बंगाल का कर्ता धर्ता तरीके से हम ही होंगे। अब मुर्शिद क्वाली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल दी पावर, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये आदमी और इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि पूरे के पूरे बंगाल को ही अपने कब्जे में कर लिया। इसके टक्कर में अब कोई दूसरा भी नज़र
नहीं आता था, पूरा पावर अब इनके हाथ में हो गया। छोटा मोटा राजा तो इनसे कांपता था एक तरीके से, तो पूरा बंगाल इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि बंगाल में जितना भी पैसा आएगा टैक्स वगैरह इकट्ठा करके लोगों से, वो टैक्स का पैसा भी कौन रखेगा? यही रखेंगे अब, क्योंकि बंगाल का ये खुद राजा बन गए हैं अब, तो पैसा भी कौन रखेगा? यही रखेगा, मुर्शिद कुली खान ही रखेंगे। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि बंगाल का पूरा करता धरता जो बन गया वो यही बन गया था। ठीक है, आगे। टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल ही ट्रांसफर ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी छोटे मोटे बचे हुए लोग थे मुगल राजा के, छोटे छोटे लोग, उन सभी को उन्होंने उड़ीसा भेज दिया कि भैया आप जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये मुगल के एक भी लोगों को अपने बंगाल में रहने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि यदि मुगल के लोग हमारे बंगाल में रहेंगे तो हो सकता है कि कभी आके यही लोग हमारे ऊपर अटैक कर दे। इन सबको भगाओ, इन सबको उड़ीसा भगा दिया, और बंगाल के बगल में ही पड़ता है उड़ीसा। आगे, रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। इस व्यक्ति में खराबी था। खराबी क्या था कि जैसे ही बंगाल इसके कब्जे में आया, ये आदमी ने एक तरीके से बौखला गया। बौखलाने का मतलब समझते हो आप? पागल हो गए एक तरीके से। अब जरा सोचो, इतना बड़ा बंगाल इसके कब्जे में है, और ये क्या चाहेगा कि बंगाल में जितने भी लोग रहते हैं सबसे दबा के टैक्स वसूलो, पैसा लो, ताकि हमारा खजाना और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक ना? तो इन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत ज़मीन हुआ करता था, उनसे, किसानों से दबा के टैक्स लिया। स्ट्रिक्टनेस का मतलब हो गया कि जो टैक्स नहीं भी दे रहा है ना, उसको मार पीट के उसके घर से पैसा निकाल के लेकर आओ, लेकिन उससे भी टैक्स लेकर आओ। तो ये चीज़ वहाँ पे इन्होंने करवाया पूरे बंगाल में। दोज अनेबल टू पे वेयर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्ज जमींदार। सोचो, और जो आदमी टैक्स नहीं देता था, बोलता था कि भैया हमारे पास टैक्स का पैसा नहीं है, तो ये सीधा बोलते थे पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपना ज़मीन बेच के हमको दो, बस बात खत्म। यानी कि किसी भी हाल में आप हमको टैक्स का पैसा दो, आपको ज़मीन बेचना पड़े ज़मीन बेच दो, लेकिन हमको टैक्स का पैसा चाहिए। तो ऐसा ये चीज़ इसमें थोड़ा सा खराबी था। तो आप जरा सोच के बताओ फिर, अवध को अच्छी तरीके से रूल किया गया या बंगाल को? अवध को। अवध में उतना अफरा तफरी देखने को नहीं मिला, लेकिन बंगाल में आप देख रहे हो लोगों को परेशान किया जा रहा है। ठीक ना? आगे, ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। अब देखो, बंगाल में ना बेसिकली एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे है जगत सेठ। ठीक ना? ये जगत सेठ, ये जो व्यक्ति है, ये उस समय पे बहुत पावरफुल बन गए पैसे के रूप में, क्योंकि ये आदमी के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, और ये आदमी भी पैसा का कारोबार खूब करता था। लोगों को उधारी में पैसा देना, उनसे बदले में इंटरेस्ट वगैरह लेना, ये काम ये लोग करते थे। तो ये जगत सेठ जो हैं उस समय के बहुत पावरफुल आदमी बंगाल के बन गए। ठीक ना? और ऑब्वियस बात है, जगत सेठ का दोस्ती किससे होगा? मुर्शिद कुली खान से होगा, क्योंकि भाई दोनों पावरफुल आदमी पैसे वाला ही है, तो दोनों एक दूसरे से मतलब रखेंगे। कभी आपने देखा है कि कोई राजा गरीब आदमी से मतलब रखता है? कभी नहीं, उसको फ़ायदा ही नहीं है ना उससे। इसलिए दोनों आपस में मिल के रहते थे, और ये बहुत आगे बढ़ गए। खैर आगे देखते हैं, और इसमें एक दो पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ है। 3 कॉमन फीचर्स अमॉन्ग्स्ट दीज स्टेट्स आर एज फॉलोज। अच्छा एक बात बताओ, आप पिछले क्लास में आपने पढ़ा हैदराबाद के बारे में, उसके बाद आज की क्लास में आपने पढ़ा अवध के बारे में, और अभी तुरंत आपने पढ़ा बंगाल के बारे में। ये तीनों का तीनों जगह कौन रूल किया था पहले? मुगल, यानी कि मुस्लिम राजा। ठीक, इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिखा? इन तीनों में कॉमन क्या दिखा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये इन तीनों में कॉमन जो था, पहला ये, फर्स्ट, मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय अर्स्टवाइल मुगल नॉबल्स। यानी कि तीनों का तीनों, चाहे बात हैदराबाद का हो, चाहे बात अवध का हो, चाहे बात बंगाल का हो, इन तीनों को बनाया किसने था? मुगल राजा ने ही बनाया था। बाद में उनको हटाया गया, कोई दूसरा राजा वहाँ पे बन गया, लेकिन बनाया तो उसी ने। पहला बात तीनों में हमको ये कॉमन दिखा। आगे, सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। तीनों में आपने देखा ना, टैक्स लेने का तरीका क्या था? सबका अलग अलग था। जैसे अभी के तुरंत क्लास में आपने देखा कि अवध में टैक्स उतना खतरनाक तरीके से नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी आपने देखा बंगाल में टैक्स कितना खतरनाक तरीके से लिया जा रहा है।
टैक्स का पैसा है तो चुपचाप दे दो, नहीं है तो जमीन बेच को दो, लेकिन दो किसी भी तरीके से। तो तीनों जगह में टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो क्या था, अलग अलग था। ये चीज़ दिखा हमको। और थर्ड क्या दिखा, देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विथ रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। अब तीनों में अपने क्या देखा, तीनों जगह का जो राजा बना, उन राजा का सबसे अच्छा कनेक्शन, सबसे अच्छा लगाव किससे था, उस जगह के बड़े बड़े बैंकर से। बैंकर मतलब अमीर आदमी से, धनी आदमी से, जमींदार लोगों से उनका अच्छा रिलेशन था, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, एक राजा बहुत पावरफुल आदमी है तो वो दोस्ती भी किससे करेगा, पावरफुल आदमी से ही करेगा। और पावरफुल आदमी है कौन, जमींदार, उसके बाद फिर बड़े बड़े मनी लेंडर, उसके बाद फिर बड़े बड़े मर्चेंट्स, बैंकर, ये सब। तो तीनों जगह पे आपने देखा कि राजा का जो दोस्ती है सबसे अच्छा, वो बड़े बड़े अमीर लोगों से अच्छा है। These people lent money to revenue farmers and received land as security and collected taxes from these lands through their own agents। और इसमें आप तीनों में ये भी देखने को मिला होगा आपको कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, यदि किसी लोगों को पैसा का ज़रूरत है तो ये लोग उधारी में पैसा भी लोगों को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है जिसको पैसे का ज़रूरत है, तो ये लोग बोलते थे कि पैसे का ज़रूरत है आओ मेरे पास, हम तुमको पैसा देंगे। ये पैसा देते तो थे लेकिन बदले में दबा के इंटरेस्ट भी लेते थे, समझ रही है बात। और जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था वो अकेला उस ज़मीन पे खेती कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास 1000 बीघा ज़मीन है, 1000 बीघा ज़मीन है, क्या वो अकेला आदमी उस पर खेती कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो छोटे से किसान को वो ज़मीन दे देते थे कि तुम मेरा ज़मीन लो और तुम खेती करो, बदले में वो क्या देना, बस उस रेंट का, मतलब उस ज़मीन का रेंट दे देना बस। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम तीनों जगह पे आपने देखा ये चलता था। तो ये तीन बात था जो कि तीनों में कॉमन था, समझ में आया बात। इस तरीके से हमारे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दी वतन जागीर ऑफ द राजपूत। इस टॉपिक में हम लोग वतन जागीर के बारे में बात करेंगे और राजपूत के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।